हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों ही टॉपिक बहुत ही इजी है। इसका एक ट्रिक है जिससे कि आप जान सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। फैक्ट्स ऑफ लाइफ मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि फैक्ट्स की ही कुछ बात करेगा, यानी कि जिस स्टेटमेंट में फैक्ट्स की बात हो। जैसे कि पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड. Positive statement do not pass any value judgments. It can be verified with actual data. It is not suggestive. पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में फैक्ट्स ही बताए जाएंगे, मतलब उसमें कोई सजेशन नहीं होगा या आप सजेस्ट नहीं करें. इट इज़ नॉट सजेस्टिव इन नेचर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है. इसे आप एक्चुअल डेटा से भी वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल में देखें, इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ये एक फैक्ट है. ये हम कुछ बता नहीं रहे, ये एक फैक्ट है, ये हमें पता है. इसलिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया कि इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. ये एक फैक्ट है, ना ये सजेस्ट की जा रही है, ना ये कोई जजमेंट पास कर रहा है. ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है. तो ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि एक फैक्ट है. हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से. जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, इसलिए हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से कि एक इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है. एग्जाम्पल समझने में और अच्छे से समझ में आएगा. सम अदर एग्जाम्पल्स मैं आपको एक आध एग्जाम्पल्स और समझा देती हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. अगर पर्सन ए बोलता है कि देयर आर इनइक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर कोई पर्सन बोलता है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इनइक्वालिटीज़ हैं, तो अगर ये चीज़ हम वेरीफाई कर सकते हैं फैक्ट से कि असल में इनइक्वालिटीज़ हैं या नहीं है. अगर ये वेरीफाई कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. ये कोई वो जजमेंट पास नहीं कर रहा या फिर वो कोई सजेशन नहीं दे रहा हमें कि इनइक्वालिटीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन में. वो बता रहा है कि इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में. सो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये बताता है क्या होना चाहिए था. इसमें फैक्ट्स नहीं बताता है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होना चाहिए था. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स नीड्स टू बी सॉल्व्ड. इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ये एक फैक्ट था, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया. इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए. उसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए. ये क्या हुआ, मैं एक सजेशन दे रही हूँ. मैं एक जजमेंट पास कर रही हूँ कि इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए था. तो ये क्या हो गया, एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया. अगर स्टेटमेंट्स में शुड, विल ऐसे करके वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स ही होते हैं ज़्यादातर. सो हमें ये बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या चीज़ फैक्ट बताई जा रही है और क्या चीज़ सजेस्ट किया जा रहा है, क्या चीज़ सजेस्टिव लग रहा है नेचर में, क्या चीज़ हम एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं. जैसे कि मैंने लिखा, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा, इट इज़ सजेस्टिव इन नेचर. एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, यानी कि इंडिया को एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए. मैं ये एक बात बता रही हूँ कि नहीं होना चाहिए. तो ये क्या हो गया, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस. इंडिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं और अब मैं कह रही हूँ इंडिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये एक फैक्ट हो गया. वहीं इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए इन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, ये एक सजेशन हो गया. ये मैं सजेस्ट कर रही हूँ, ये एक सजेस्टिव हो गया नेचर में. तो ये क्या हो गया, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया. इनकम इनइक्वालिटीज़ के बारे में मैंने बोला था. अब इनकम इक्वलिटीज़ शुड बी रिड्यूस्ड, मैंने शुड यूज़ किया है स्टेटमेंट में. इसका मतलब ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया, यानी कि हमें इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस करनी है, इनकम इक्वलिटीज़ रिड्यूस करनी है. मैंने ये सजेस्ट किया है, ये सजेस्टिव हो गया. सो ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया. आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. It is the cost of next best alternative. Opportunity cost is equals to opportunity lost. We have to make choices as we have limited resources. To produce more of one, we have to sacrifice certain amount of other goods. सोसाइटी हैज़ टू मेक चॉइसेस. हमें चॉइसेस करने पड़ते हैं. अगर हमें कोई एक चीज़ चाहिए तो हमें हो सकता है कि दूसरी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. हमने एक चीज़ को पाने के लिए दूसरे की कुर्बानी दी है. सो हमने चॉइस बनाया है कि हमें पहले क्या चीज़ चाहिए. वी हैव टू मेक चॉइसेस, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है.
तो हमें उसका अल्टरनेटिव यूजेस होता है, इस वजह से हमें चॉइसेस बनानी पड़ती है कि हमें पहले क्या चाहिए। तो हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही बात हो जाती है यहाँ पे कि हमें एक चीज़ एक जगह से सेटिस्फैक्शन अटेन करने के लिए दूसरी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। वर्किंग A is working in a company for rupees 50,000 per month and he receives two job offers. One company offers 40,000 per month and another 30,000 per month. इस केस में अगर उसे जॉब छोड़नी होगी पहली वाली, तो ऑब्वियसली वो 40,000 पर मंथ वाली ही लेगा, क्योंकि वो उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, सबसे अच्छी अल्टरनेटिव उसके लिए वही है। वो 30,000 का जॉब ना करके 40,000 का जॉब करे। यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थैंक यू। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे।